Hello friends, welcome to General Commerce Learning. So today we discuss about the meaning of contract। ये वाला चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर है कमर्शियल लॉ के अंदर। तो आज हम डिस्कशन करेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे और इसकी टाइप्स क्या होंगी। सो वी स्टार्ट। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्या होएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैगा। तो वी कैन से कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, वन इज एग्रीमेंट, अनदर वन इज इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट क्या होएगा? एग्रीमेंट क्या है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देगी और दूसरी पार्टी जब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी, दैट इज नोन एज एग्रीमेंट। इन सिंपल वर्ड्स जो एग्रीमेंट है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, वन इज ऑफर, अनदर वन इज एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट क्या है? एक प्रॉमिस है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी से करेगी। इट मींस एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उस ऑफर को क्या कर लेगी? एक्सेप्ट। सो दैट इज नोन एज एग्रीमेंट। और जब वो ऑफर और एक्सेप्टेंस, जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है वो लीगल रिलेशनशिप प्रेजेंट करेगी बिटवीन टू पार्टीज, मतलब लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करेगी। तो व्हेन एनी एग्रीमेंट मस्ट create the legal obligations between two parties and promise are held valid in the court by law, and the parties of the contract can be held liable to complete their promise, so the contract is enforceable। मतलब कोई भी एग्रीमेंट जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लॉफुल होएगी उसको अप्रूव करवाने के लिए हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो वो इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ अगर एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। वी कैन से द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सो कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट्स होंगे, वन इज एग्रीमेंट, अनदर इज इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ। एग्रीमेंट मींस एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी उसको क्या कर लेगी? एक्सेप्ट। वो एग्रीमेंट हो गया। और जब वो एग्रीमेंट क्या होएगा? लीगल रिलेशनशिप या लीगल ऑब्लिगेशंस करेगा बिटवीन द टू पार्टीज क्रिएट करेगा, तो उस एग्रीमेंट को हम क्या नाम देंगे? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इसमें एक केस था, बड़ा फेमस केस है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर इन 1919। इसमें क्या था? मिस्टर बेल्फर था, उसकी जो जॉब है वो सिलोन श्रीलंका में लग गई और वो पहले रहता था इंग्लैंड में। और उसकी जॉब लगी सिलोन श्रीलंका और उसकी जो वाइफ थी मिसिस वेल्फर, वो उसको अकम्पनी नहीं कर पाई, रीजन बिहाइंड ड्यू टू इलनेस। तो जब मिस्टर वेल्फर सिलोन श्रीलंका गया तो उसने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया कि जब वो वहां चला जाएगा तो अपनी वाइफ को हर एक मंथ 30 पाउंड सेंड करेगा। पर बाद में उसने ऐसा कोई प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया और उसकी जो वाइफ थी वो कहाँ चलेगी? कोर्ट में चलेगी। और कोर्ट ने भी क्या डिस्कशन की, उस पे क्या एक जजमेंट दी? द कोर्ट में हेल्ड इट इज वाज मेयर डोमेस्टिक एग्रीमेंट, इट इज नॉट इन्फोर्सबल बाय लॉ। कि आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट है और ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है बिकॉज दिस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। अगर कोई भी एग्रीमेंट पर्सनल, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई भी एग्रीमेंट पर्सनल, डोमेस्टिक, प्राइवेट, सोशल पर्पस का होएगा वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ एग्रीमेंट रहेगा। जैसे एक फादर ने अपने बेटे को कहा, भाई तू एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आ, तुझे मैं कार दिलवाऊंगा। और उस लड़के ने अच्छे मार्क्स लेके आया और उसने अपने फादर को कहा, भाई मुझे अपनी जो आपने प्रॉमिस किया था मुझे मेरी कार दिलवाओ। और उसके फादर ने अपने बेटे को कोई कार नहीं दिलवाई। तो क्या बेटा अपने कोर्ट में चला जाएगा? नहीं। वो एक एग्रीमेंट था बट दिस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ये लॉ की तरफ से भी अप्रूव नहीं होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड वही होगा जो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ दोनों कंडीशंस को क्या करेगा? फुलफिल करेगा। हम इस स्लाइड में हमने ये डिस्कशन की है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, meaning of agreement, and what is the meaning of enforceability at law or legal obligations।
और जो आपका ये केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको एग्जाम्स में आए तो आपने ये वाला केस जरूर लिखना है। नेक्स्ट है आपका जो है essentials of a valid contract, it is comes under section 10 और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर बीकॉम एंड बीबीए। जो भी आपको जहां पे ये वाला सब्जेक्ट आ गया कमर्शियल लॉ, तो ये आपका पक्का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ये ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स है 10 पॉइंट्स हैं इसके, और ये 10 के 10 पॉइंट्स मिलके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं। वैलिड क्या होएगा, एक मान्य कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होएगा, जो अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट होएगा। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, वो अब एक वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, और ये जो पॉइंट्स है ना वही आपका आगे जाके पूरा क्या है, सिलेबस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कितने पार्टीज चाहिए आपको, टू पार्टीज। कितने पार्टीज चाहिए, टू पार्टीज। उसमें से एक ऑफरर होएगा और एक क्या होएगा, ऑफरी। ऑफरर वो होएगा जो ऑफर देगा, और ऑफरी वो पर्सन होएगा जिसको ऑफर दी जाएगी। सो टू पार्टीज मस्ट बी देयर, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के। एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उस ऑफर को क्या करेगी, एक्सेप्ट। कभी भी एक पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। सेकंड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और दो पार्टीज में क्या होना जरूरी है, लीगल रिलेशनशिप। द टू पार्टीज मस्ट क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशंस इन एन एग्रीमेंट, मतलब एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, और वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, इन्फोर्सिबल बाय लॉ। द टू पार्टीज मस्ट क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप और लीगल ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होएगा, समथिंग इज इन रिटर्न। अगर ए ने बी को फर्नीचर दिया तो फ्री में नहीं देना, तो बी से रिटर्न में कोई ना कोई मनी भी रिसीव करनी है। सो कंसिडरेशन क्या है, इट इज अ अमाउंट विच इज रिटर्न इन बैक फ्रॉम द बायर। जो हमने कोई चीज सेल करनी है या ऑफरी को हमने कोई चीज देनी है, तो इन रिटर्न से उससे कुछ लेना भी है, तो कंसिडरेशन होनी जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो जो कंसिडरेशन है, इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, और कंसिडरेशन एक प्राइस है जो हम रिटर्न में अवेल करेंगे जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज होंगी, इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 के अंदर ये क्या है कि जो भी पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेगी, इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो मेजर होनी चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर का पर्सन होना चाहिए। इज ऑफ साउंड माइंड, वो पार्टी साउंड माइंड होनी चाहिए, which understand all the normal things in the normal life, और नॉट डिस्qualify बाय लॉ। नॉट डिस्qualify बाय लॉ का मतलब ये हुआ कि वो पार्टी इंसॉल्वेंट नहीं होनी चाहिए। कन्विक्ट मतलब ऐसा पर्सन ना हो जिसको जेल हुई हो, तो ऐसे पर्सन्स नहीं होने चाहिए, नॉन डिस्qualify बाय लॉ। आगे जाके पूरा चैप्टर आना है इसका, उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो ऑल द पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, प्री कंसेंट। कोई भी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी उसकी जो कंसेंट है वो क्या होनी चाहिए, फ्री, मतलब अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करे। इसके अंदर जो हमने सेक्शन 14 के अंदर लिखे हैं, द पार्टीज कंसेंट इज फ्री व्हेन इज नॉट टू बी कॉज्ड बाय कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। कोercion होएगा, इट इज द फिजिकल फोर्स विच इज यूज्ड बाय वन पार्टी अगेंस्ट द अनदर। ए ने बी को कहा भाई तू ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, अगर नहीं करेगा तो तुझे मैं शूट कर दूंगा, तो बी ने डर के मारे साइन कर दिए। क्या बी ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, नो, उससे बाय थ्रेट बाय फोर्स करवाया गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बिकॉज बी ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो क्वेश्चन है, इट इज अ फिजिकल फोर्स, फिजिकल थ्रेट है। अनड्यू इन्फ्लुएंस एक मॉरल प्रेशर है। एक सोलिकेटर या वकील ने अपने क्लाइंट से कहा भाई तू ये वाले पेपर साइन कर दे, या एक फादर ने अपने बेटे को कहा भाई तू ये पेपर साइन कर दे, हमें उन पे ट्रस्ट होएगा, तो ट्रस्ट बेसिस पे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो वो क्या होएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसके क्या क्या इंपैक्ट होंगे वो जब हम चैप्टर एक बार डिटेल में चेक करेंगे, फ्री कंसेंट उसमें और डिटेल में जाएंगे। कोई भी आपसे फ्रॉड के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा लिया,
या मिस प्रेजेंटेशन, कोई गलत स्टेटमेंट है, फ्रॉड तो होएगा रॉन्ग स्टेटमेंट, फ्रॉड का मतलब क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बाय वन पार्टी टू द अनदर पार्टी कंसेंटली, जानबूझ के दी है, वो होएगा फ्रॉड। मिसप्रेजेंटेशन है अ रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर बट इनोसेंटली, ए ने बी को कहा कि जो एक मेरे पास हॉर्स है, तूने बाय करना है तो कर ले, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बट एक दिन पहले उस घोड़े का जो टो था, जो पैर का अंगूठा था, उस पे कोई चोट लगी। तो ए को खुद नहीं मालूम कि पता नहीं था, उसने जो स्टेटमेंट दी है बी को, उसने तो ये कह दिया भाई जो हॉर्स है बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बट उसके एक दिन पहले चोट लगी है, वो ए को भी नहीं पता। अ रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर, बट हमें खुद नहीं पता कि हमने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट डिलीवर की है, तो वो हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड का मेन पर्पस होएगा फ्रॉड करना, मतलब डिसीव करना दूसरी पार्टी को, गलत स्टेटमेंट देके जानबूझ के डिसीव या फ्रॉड करना। मिस प्रेजेंटेशन का हमारा मेन पर्पस फ्रॉड नहीं होता, दूसरी पार्टी को डिसीव करना नहीं होता, हमसे बाय चांस इनोसेंटली रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है। मिस्टेक, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखने लगे तो उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन ऐसी होगी जो बाय मिस्टेक प्रिंट हो गई और उसके रिगार्डिंग पूरा कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ही चेंज हो गया। तो अगर कोई भी पार्टी अपनी कंसेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है एंड ही नो ऑल द फैक्ट एंड फिगर करेक्टली, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बट अगर कोई पार्टी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करती, अगर उसकी कंसेंट बाय कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के थ्रू ली गई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो एक कॉन्ट्रैक्ट है उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। इट इज नॉट टू बी कॉस्ड बाय, क्या, या तो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, या फ्रॉडुलेंट नेचर का नहीं होना चाहिए, या हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ना हो जिससे थर्ड पार्टी को क्या हो, इंजरी हो। अगेंस्ट द लॉ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल। क्या होना चाहिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी सर्टेन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए ने बी को कहा भाई मैंने तुझे अपनी कार सेल करूंगा, तो तूने बाय करनी है मुझे बता दे। पर ए के पास तो चार कारें हैं, मारुति भी है, स्विफ्ट भी है, और भी दो तीन कारें हैं, जैसे उसके पास मान लीजिए आप एक सेंट्रो भी है, पर ए ने ये नहीं बताया कौन सी कार सेल करूंगा, कब, डेट, किस डेट को करूंगा, कितनी प्राइस पे करूंगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी चीजें क्या सर्टेन है, नो। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज सर्टेन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। सो ऑल द थिंग्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है जी। नेक्स्ट है, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म। आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ, इट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म। जो भी इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कभी भी वैलिड नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को कहा कि मैं तुझे मैजिक से गायब कर दूंगा, तू मुझे 10,000 रुपए देना। चाहे जो मर्जी पॉसिबल है, चाहे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पर इन द आइज ऑफ लॉ इस चीज की कोई वैलिडिटी नहीं है। जिस चीज की लॉ की आइज में कोई वैलिडिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही वैलिड होंगे इन द आइज ऑफ लॉ, इट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म। नेक्स्ट, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसके अंदर क्या है, अंडर सेक्शन 24 से लेके 30 तक कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने वॉइड किए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सेक्शन 24 है, उसके अंदर 30 तक कुछ ऐसी डिवर्सिफिकेशन की हुई है, अगर आप इन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स के अंदर एंटर करोगे, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो वैलिड नहीं होंगे। जैसे आप किसी की मैरिज को तोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इट इज वॉइड। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई गैम्बलिंग वगैरह इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, स्मगलिंग वगैरह की नहीं कर सकते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होंगे। अगर इन सेक्शंस के अंदर जो वॉइड एग्रीमेंट हैं, अगर उनके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो कभी भी वैलिड नहीं होंगे। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो, एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट
परफेक्टली वैलिड वो तभी होगा अगर उसको कुछ रिटर्न फॉर्मेलिटीज हैं, जब तक आप कंप्लीट नहीं करते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव नहीं होगा। अगर उसकी रिटर्न कंपल्शन है तो आपको वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी, रिटर्न में करना पड़ेगा, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर है जी। इसके आगे जो आप करोगे, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से कर लेना, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल वैलिड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई तरह की टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की। द फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, इसके अंदर फर्स्ट जो टाइप है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो वाले होंगे जो ओरल या रिटन वर्ड्स के थ्रू होते हैं। ए ने बी को कहा भाई तूने मेरा फर्नीचर खरीदना 10,000 में, तो बी एग्री कर गया। तो जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है आइदर इन ओरल और रिटन वर्ड्स में होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इट इज थ्रू ओरल, each and everything should be explained or expressed before the contract is formed, तो वो होगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो ओरल या रिटन वर्ड्स में होगा। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, अदर देन ओरल और रिटन वर्ड्स, जो ओरल और रिटन वर्ड्स में नहीं होगा। इसमें क्या एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गए, तो अंडरस्टूड है कि आप वहां डिनर करोगे और उसके बदले में क्या पेमेंट करोगे, उसकी जो प्राइस बनती है। तो इसमें आपको ओरल या रिटन वर्ड्स में कोई एग्रीमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होएगा अदर देन ओरल और रिटन वर्ड्स। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होएगा, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वो होएगा जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारी कोई कंसेंट नहीं थी एंटर करने की, बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कैसे, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो कि एक पर्सन जा रहा था, उसका जो वॉलेट था वो गिर गया रास्ते में और आपको मिल गया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, यू विल ट्राई कि उसका ट्रू ओनर कौन है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको वो चीज हैंड ओवर कर दो। या फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन, मिस्टर ए था, कोई उसके घर पार्सल आया, पर वो उसके घर ना आते हुए उसी प्लेस पे सिमिलर नेम का कोई और पर्सन है, उसके घर पे पार्सल चला गया। तो जो गलत पार्सल किसी के घर पे आ गया, उस पर्सन की ये ड्यूटी बनेगी, वो पार्सल अपना नहीं समझेगा और जो एक्चुअल ओनर होएगा उस पार्सल का, वो एक्चुअल ओनर को या एक्चुअल पर्सन को आइडेंटिफाई करके वो पार्सल उसको हैंड ओवर करेगा। इस चीज में मेरी कोई कंसेंट नहीं थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूं, बट बाय चांस वो मेरे घर गलती से पार्सल आ गया, तो मैं अपने आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी वी कैन फाइंड द ट्रू ओनर, और वो वाला पार्सल हम एक्चुअल पर्सन को जिसका वो है उसको हैंड ओवर करें। हमें वॉलेट मिल गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होएगी वी कैन फाइंड कि उसका एक्चुअल ओनर कौन है, तो हम उसको वो चीज वापस करें। हमारी कोई कंसेंट नहीं थी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, इसके अंदर फर्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होएगा, जो दोनों पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, दोनों पार्टीज ऑन द सेम टाइम अपनी ऑब्लिगेशंस क्या कर देंगी, कंप्लीट। ए ने बी को फर्नीचर देना है 10,000 का, बी ने पेमेंट देनी है, तो ए ने फर्नीचर दे दिया और बी ने 10,000 की पेमेंट कर दी। दोनों पार्टीज ने उसी टाइम पे अपनी पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर दी, तो दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होएगा इसमें होली और पार्टली जो परफॉर्मेंस है वो क्या होएगी, पेंडिंग। हो सकता है ए ने फर्नीचर दे दिया, बी ने पैसे नहीं दिए, या बी ने पैसे दे दिए, ए ने अभी फर्नीचर नहीं दिया। हो सकता है एक की परफॉर्मेंस होगी हो, दूसरी की पेंडिंग हो सकता है दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस क्या हो भी पेंडिंग, ए ने अभी फर्नीचर भी देने हैं और बी ने अभी पैसे भी देने हैं। तो एक पार्टी या दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस में भी पेंडिंग हो, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, इसके अंदर फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा है जी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होएगा जो अंडर सेक्शन 10 सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फॉलो या फुलफिल करेगा, दैट इज नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
नेक्स्ट है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट वो है जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जिसके साथ आपने एग्रीमेंट साइन किया वो कौन था? माइनर। माइनर इज अ पर्सन हु डज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर। हमने कहा था मेजर होना चाहिए पर्सन मोर देन 18 ईयर्स। माइनर इज पर्सन हु डज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर आप किसी अनसाउंड बंदे के साथ या माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो दे आर नॉट competent to enter into the contract, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा और वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। सो वॉइड एग्रीमेंट मींस जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। जैसे आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया या अनसाउंड माइंड बंदे के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म्ड ही नहीं हुआ। नेक्स्ट इज वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया, फॉर्म किया, तो दैट इज परफेक्टली लीगल और वैलिड है, बट आफ्टर ड्यू टू सम टाइम, ड्यू टू लीगल डिफेक्ट, कौन से डिफेक्ट? ड्यू टू लीगल डिफेक्ट इट बिकम वाइड। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पाकिस्तान में कोई सामान भेजना था, कोई पैकेजिंग थी, कोई वीट थी, राइस थे, हमने सेंड करने थे। मान लो आज डेट है फॉर एग्जांपल 10th अप्रैल, तो हमने मान लो 25th अप्रैल को सामान भेजना था। तो क्या हुआ कि 15th अप्रैल को ही गवर्नमेंट ने मतलब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई। तो जो पाकिस्तान की जो भी हमारी कंट्री से लड़ाई छिड़ती है ना, दे आर एलियन एनिमीज। क्या कहते हैं उनको? एलियन एनिमीज। तो जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो सारे वॉइड बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आज हमने 10th अप्रैल को किया था, दैट इज परफेक्टली वैलिड, बट आफ्टर ड्यू टू सम टाइम, ड्यू टू लीगल डिफेक्ट, इट बिकम वॉइड। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को आप क्या हुए? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं वो तो वैलिड थे, but after some time it become void due to some legal defect. Next है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन से? अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दे कैन नॉट बी इन्फोर्स ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। कौन से डिफेक्ट? टेक्निकल डिफेक्ट। कौन से डिफेक्ट है जी? टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट मींस फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी थी, उस पे आपने स्टाम्प पेपर लगाने थे मान लो 10,000 के, पर आपने स्टाम्प पेपर लगा दिए 100 रुपीज के। तो कॉन्ट्रैक्ट तो सारा ठीक है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट वो वैलिड नहीं हो सकते, अप्रूव नहीं हो सकते। कोई स्टैंप लगानी रहेगी, कोई स्टाम्प पेपर लगाने रह गए, कहीं पे डेट लिखनी थी वो रह गई, कहीं सिग्नेचर करने थे वो आप करना भूल गए। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को आप क्या कहोगे? अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट कौन सा होएगा? इलीगल वो होंगे जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ही लीगल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्मगलिंग हो गया, या इस तरह के जो स्मगलिंग है अनलॉफुल हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं है, तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। वो कौन से होते हैं? इलीगल एग्रीमेंट। तो ये आपका टॉपिक था, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इनको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स रीड करना, और प्लीज अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलना। और हमारी अगली वीडियो के लिए अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आपके तक सबसे पहले पहुंचे। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।